क्या 20-25 की उम्र में ही घुटनों, कमर और जोड़ों में दर्द होना आम बात हो गई है? क्या हमारी लाइफस्टाइल हमारी हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑस्टियोपीनिया जैसी बीमारियां अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि यंग इंडिया को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर, आपका फायदा। खराब डाइट, ज्यादा स्क्रीन टाइम, वर्कआउट की कमी, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमारी हड्डियों पर हथौड़ी की तरह बरस रही हैं? आज हम देश के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि भरी जवानी में आखिर हमारे जो युवा पीढ़ी है उनकी हड्डियां क्यों जवाब दे रही हैं। क्या लाइफस्टाइल खराब है इस वजह से या कुछ दूसरी दिक्कतें हैं? हल भी ढूंढेंगे इस परेशानी का, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। जो हड्डियां कभी 50 की उम्र में कमजोर होती थीं, वो अब 20 से 25 साल की उम्र में ही कमजोर पड़ने लगी हैं। अस्पतालों में युवा ऑस्टियोपीनिया नामक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यह हड्डियों के कमजोर होने की पहली स्टेज है और सही समय पर ध्यान न देने पर यह ऑस्टियोपोरोसिस में बदल सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी नाजुक हो जाती हैं कि हल्की चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है। बोन मिनरल डेंसिटी यानी BMD में कमी के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। आमतौर पर यह समस्या 50 साल की उम्र के बाद देखी जाती थी, लेकिन अब यह युवाओं और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। 2024 में जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। 2017 में मैड्रिड जर्नल ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में छपी एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई के युवाओं में 18% और बुजुर्गों में 50% ऑस्टियोपीनिया के मामले पाए गए। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ऑस्टियोपीनिया के मामले, इसे भी समझ लीजिए। जंक फूड और पौष्टिक आहार की कमी, धूप में कम रहना जिससे विटामिन D की कमी होती है, स्मोकिंग और अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना, रात में देर तक जगना, अनियमित नींद, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना। अब ये भी समझ लीजिए कि ऑस्टियोपीनिया के लक्षण क्या हैं। बार बार हड्डियों में दर्द होना, छोटी छोटी चोटों में भी फ्रैक्चर, कमर और घुटनों में लगातार कमजोरी महसूस होना, कद में कमी आना या शरीर का झुकना। ऑस्टियोपीनिया से बचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इसे भी जान लीजिए। डाइट और एक्सरसाइज ही सबसे बड़ा इलाज है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग सबसे जरूरी है। कम से कम 10,000 स्टेप्स रोज चलें। हड्डियों की मजबूती बनी रहे इसके लिए आप दूध, दही, पनीर, छाछ ले सकते हैं। केला और कस्टर्ड एप्पल भी फायदेमंद है। रागी कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक धूप लेना ना भूलें। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप थकान, जोड़ों में दर्द या हड्डियों की कमजोरी महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जल्दी इलाज से ऑस्टियोपीनिया को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं डॉक्टर विवेक मित्तल का, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स BLK मैक्स हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मित्तल आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स पारस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंघल, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। और देश की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर शर्मा, गुड इवनिंग मैम, स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मित्तल आपसे ही कर रहे हैं सर। ये वाकई में सर हमारी यंग जनरेशन में ये जो बोन हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनके कारण क्या है सर? कैल्शियम इनटेक या कोई खास वजह है, या मुझे लगता है मित्तल साहब से हमारा संपर्क कट गया है। जब तक हम उनसे संपर्क साधें तब तक यही सवाल मैं डॉक्टर सिंघल के पास ले जा रहा हूं। डॉक्टर सिंघल, यंग एज में जो बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या रिस्क्स हैं, वो आप क्यों, उनके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? क्या कमी हो रही है? सबसे मुख्य कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो आजकल के युवाओं बहुत ही कम चलना फिरना पसंद करते हैं, जो आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो इतनी कम हो गई हैं, वो एक मुख्य कारण है। आसपास जाने के लिए भी लोग साइकिल वगैरह का जो पहले यूज था, पैदल था, वो नहीं करते हैं। छोटी छोटी जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल, एंड
जो शाम को जैसे खेलना वगैरह है, या सुबह की धूप जो लोग नहीं लेते हैं, धूप से बचने का कारण है। एंड सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या थर्ड, डाइट प्रॉपर नहीं लेना। विटामिन डी और कैल्शियम युक्त जो चीजें हैं उनका सेवन करना बहुत जरूरी है। एंड अदर जो प्रोटीन रिच डाइट है, कैल्शियम न्यूट्रिशन है, वो स्मोकिंग एंड अल्कोहल वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो आजकल आपको पता है हमारी युवा पीढ़ी उसकी चपेट में आ गई है। तो मेरे हिसाब से सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइजेस एंड न्यूट्रिशन इसका मेजर रोल है। डॉक्टर सिंघल, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाएं कि कैसे स्मोकिंग और अल्कोहल, जो कि हम देख रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली उनको को रिलेशन कोई समझा नहीं पाता, वो कहते हैं सिगरेट पीने से हड्डियों का क्या मतलब, या शराब पीने से हड्डियों का क्या मतलब। ठीक है, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं बॉडी के उन पर तो असर समझ में आता है, बट हड्डियों से इसका क्या मतलब है। तो इस वजह से वो हड्डियों से जुड़े हुए रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप समझा पाएं कि डायरेक्टली क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग किस तरह से हड्डियों से जुड़े हुए हैं। तो स्मोकिंग जो है माइक्रो सर्कुलेशन को इनहिबिट करती है। जैसे जहां भी हड्डियों को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, जो ब्लड सप्लाई है उसको वो धूमिल करती है, कम कर देती है। तो माइक्रो सर्कुलेशन को स्टॉप करने की वजह से बोन तक वो न्यूट्रिशन या कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता है, और जो बाकी हॉर्मोन्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बोन डेंसिटी को बढ़ाए रखने के लिए, वो उसको स्टॉप करती है। इस वजह से हड्डियां जल्दी ब्रिटल या सॉफ्ट होने लगती है। जो हम खा भी रहे हैं पोषक तत्व वो हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंचते। तो ये तो स्मोकिंग का मेन रीजन है। एंड अल्कोहल कई हार्मोनल चेंजेस करती है। हमारी जो गट लाइन या लिवर जो एंजाइम्स बनाता है, जो कैल्शियम या विटामिन डी को हड्डियों में जमा करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन को अवॉइड करती है। और इस तरीके से जो है कि ये दोनों मिलके बोन हेल्थ को खराब करते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, आपके पास आना चाहूँगा, और डाइट का कितना बड़ा रोल है। हम देखते हैं कि जैसे ही बात आती है बोन हेल्थ की, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी शुरुआती लक्षण दिखने लगे, तो तुरंत लोग जो हैं वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स पर आ जाते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं या दूसरे तरह के वो। लेकिन क्या डाइट से, हमारी जो किचन में मौजूद डाइट है, क्या हम उससे भी अपनी बोन हेल्थ को टेक केयर कर सकते हैं मैम? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी डाइट है, हमारी किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो सही हो तो काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं पानी से शुरू करती हूँ। जो पानी हम पी रहे हैं उसमें से सारे मिनरल निकाले गए हैं, यानी जिसको हम एक रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक बोलते हैं, उसमें जितने भी मिनरल है वो हट जाते हैं। तो अगर आपके पानी में आपको मिनरल नहीं मिल रहा है तो वो मिनरल फिर बॉडी जो है वो कैल्शियम आपके बोन से ही निकाल के शरीर के बाकी भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो मसल है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो ब्रेन है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो भी लोग आरओ वाटर पी रहे हैं, प्लीज़ उसको रीमिनरलाइज करने के लिए आपको मिनरल्स या तो बाहर से लेने होंगे या फिर किचन में ही आपको मैं कुछ बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कई जगहों पे जो है फ्लोरीन का पानी आता है, क्लोरीन का पानी आता है। तो ये क्लोरीन फ्लोरीन जो होते हैं ये आपके पानी को थोड़े एसिडिक बनाते हैं। तो जब पानी आप एसिडिक पी रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आपका शरीर आपके बोन से कैल्शियम निकाल के उसको थोड़ा अल्कलाइन करने की कोशिश करता है ताकि वो बॉडी पीएच को मेंटेन कर पाए। तो इसीलिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा अल्कलाइन ही करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कि हमारे किचन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पानी को अल्कलाइन करती हैं। तो सबसे पहले नींबू। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि नींबू कहा जाता है कि एसिडिक है, मगर वो शरीर के बाहर एसिडिक है। जैसे ही आप नींबू पानी पिएंगे वो शरीर के अंदर अल्कलाइन बन जाता है। तो नींबू पानी एक अच्छा तरीका है बॉडी के पीएच को मेंटेन रखने का। दूसरा है वेजिटेबल जूसेस, यानी जैसे बीट रूट है, कैरेट है, ये जितनी भी सब्जियां हैं, जो भी सीजनल सब्जियां हैं, अगर आप उसका रस, कच्ची सब्जियों का रस निकाल के रोज पिए, उसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं। जब सीज़न है तो उसमें आप कोकोनट वाटर पिए। इनफैक्ट कोकोनट वाटर बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच होता है, तो ये अपनी डाइट में आप ज़रूर लें। जब समर सीज़न आएगा तो वाटरमेलन लें। तो यानी कि सब्जियों का रस, कच्ची सब्जियों का रस, कोकोनट वाटर, वाटरमेलन जूस, खीरा, ककड़ी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें अपना नेचुरल मिनरल बहुत हाई होता है, तो ये ज़रूर लें। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो हम मूंगफली की बात करते हैं, बादाम की बात करते हैं, अखरोट की बात करते हैं, इन सब में भी काफ़ी सारा मिनरल होता है नेचुरली। तो ये इसका जो सेवन करना बहुत ज़रूरी है कि आप मूंगफली प्रॉपरली खा रहे हैं या बादाम खा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या बजट है आपका। तो इधर से भी मिनरल मिलते हैं, छिलके वाली दालों से भी मिनरल्स बहुत मिलते हैं। यानी जितनी भी छिलके वाली दालें हैं, अगर उनको आप पिएंगे, उनको बनाएंगे, कुक करेंगे छिलके सहित, बिना छिलके के नहीं, उनसे भी काफ़ी आपको मिनरल मिलता है। तो अगर आप न्यूट्रिशन का इस तरह से करेंगे तो आपकी मिनरल कॉम्पनसेट हो जाएगी, मिलेगी आपको। एब्सोल्युटली। और ये सब आपके किचन में, द बेस्ट पार्ट इज ये सब आपके किचन में मौजूद हैं या इजीली अवेलेबल चीजें हैं। जरूरी नहीं कि आपको दवाइयों का सहारा लेना हो। डॉक्टर विवेक मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर मित्तल आपका। सर, बुनियादी सवाल ही आपसे पूछूंगा। अब तक तो ये एक धारणा चली आ रही थी कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां या बोन हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओल्डर पीपल को ज़्यादा देखने में आती हैं। यंग एडल्टहुड में तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जवान है, खून गर्म है, हड्डियों में जोश है, मजबूती रहेंगी तो जो मर्जी करो। तो क्या ये मिथ है सर? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, हमारे जो शरीर की रचना है, जो हड्डियां हैं, इट्स अ लाइव ऑर्गन। एक अगर मैं छोटी भाषा में बोलूं, एवरी डे देर इज़ अ ब्रेक डाउन इन बोन एंड एवरी डे देर इज़ अ फॉर्मेशन इन बोन। रोज़ हड्डी टूटती है और हड्डी बनती है। फ़र्क ये है कि जन्म से लेके 20 साल तक बनती ज़्यादा है और टूटती कम है, इसीलिए हम बढ़ते हैं। 20 से 30 साल तक वो स्टैटिक रहती है, जितनी टूट रही है उतनी बन रही है, और 30 साल के बाद स्लो डिक्लाइन होना शुरू होता है। पर अगर फर्स्ट 20 ईयर्स, पहले 20 साल के अंदर अगर हमारे बच्चे, जवान पीढ़ी घर से बाहर ना निकले, मैदानों में ना खेले, उछले कूदे नहीं, सारा टाइम सेल फ़ोन, फेसबुक के अंदर ही अपने आप को देखे, पढ़ाई के बोझ से तली रहे, तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारण है जो कमज़ोर हड्डियों को पनपने के लिए मजबूर करता है। इसी ज़माने में आपने देखा होगा कि गांव और शहर के बच्चों में बड़ा अंतर था, बिकॉज गांव के अंदर खेल कूद का तरीका भाग दौड़, उछल कूद, कुश्ती था। शहरों के अंदर खेल कूद था। आजकल मोरले सभी जगह वो बदलता जा रहा है। इसीलिए चाहे अमीर हो, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती। बजाय इसके किसान, गरीब, मजदूर जो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। ये आपकी बात का पहला जवाब। दूसरा, अगर डॉक्टर शिखा हैज़ एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, उन्होंने बताया डाइट का कितना महत्व है, पर अगर बच्चों को कुछ बुनियादी परेशानियां हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, कुछ मेडिसिन जैसे सीज़र के लिए मेडिसिन लेते हैं, स्टेरॉइड्स चाहे लंग्स के लिए या स्किन के लिए लंबे समय तक लेते हैं, ब्लड थिनर्स, ये सब हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है जो यूथ में कमज़ोर हड्डियों का कारण है, वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है जो किसी ज़माने में या आज उनसे एक्सपेक्टेड है। एब्सोल्युटली सर। यानी कि आपने बताया कि जो मेडिकल टर्म में जिसको बोन रिसॉर्प्शन कहा जाता है, जिसमें बोन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और उनके मिनरल्स रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो वो दरअसल एक उम्र के बाद आउटपेस करने लग जाते हैं बोन फॉर्मेशन को, और इसलिए हमको इस उम्र में ध्यान रखना होता है। डॉक्टर मित्तल, में एक और मैं ज़रूरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि आप बताएंगे कि ये मिथ है या ये धारणा सही है या गलत है, कि आज भी ये माना जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी या बोन से रिलेटेड ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ वुमेन में पाई जाती हैं, जो पुरुष हैं वो उनमें इतनी ज़्यादा बोन की दिक्कतें नहीं होती हैं, और वो अपना फिर लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से इस धारणा के अंतर्गत तय कर देते हैं। तो ये बताइए सर, ये मिथ है या रियलिटी? ये भी एक मिथ है। देखिए, पहला जवाब है कि ऑस्टियोपोरोसिस इनएविटेबल है। इट्स अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एक्टिविटी हमारी हड्डियां बढ़ रही हैं। एक स्टेज पे अगर हार्मोन्स नहीं है, एक्टिविटी चाहे जो भी हो, हमारी हड्डियों ने कमज़ोर होना है। दैट इज़ मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। बट ऐसा नहीं कि आदमियों में मीनोपॉज नहीं होता, बट आदमियों में, पुरुषों में एंड्रोपॉज होता है, जो इतना ज़्यादा चर्चित नहीं है, जो अक्सर 5 से 10 साल बाद होता है। तो पुरुष लोगों के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है,
थोड़ा देर से होता है, पर जो सडन ड्रॉप ऑफ वीकनेस ऑफ बोन, एकदम जो ड्रॉप आता है बिकॉज ऑफ सडन स्टॉपेज ऑफ हार्मोन, ऐसा पुरुषों में नहीं होता। एंड्रोपॉज इज़ अ स्लोली हैपनिंग इशू, समय के साथ साथ होता है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, मतलब कुछ वर्ष बाद होता है महिलाओं के मुकाबले। तो पुरुष और महिला एक स्टेज के ऊपर अगर हम 70 साल के ऊपर लें तो बराबर ही हैं, 75 साल पे लें। फ़र्क इतना है कि किसकी हड्डी ज़्यादा कमज़ोर है वो ज़्यादा परेशान करती है। एब्सोल्युटली। तो ओनली वुमेन आर एट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी एक मिथ है। और समझ लीजिए कि हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतें, ये हर उम्र, हर एज से रिलेटेड रिस्क है, अगर आपकी लाइफस्टाइल वैसी है तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूँ, तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, और ब्रेक के उस पार हम सबसे ज्वलंत आज का, अब इसे मिथ कहें या रियलिटी, ये उठाएंगे कि अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, किसी भी टेस्ट के बाद आपको पता चला कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, और आपने धड़ाधड़ कैल्शियम सप्लीमेंट लेने शुरू कर दिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से आपकी हड्डियां वापस मजबूत हो जाएंगी, या फिर उसमें बाकी चीजों का भी रोल है? इस पर विस्तार से बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हड्डियों पर आज हो रही है बात। उम्र छोटी लेकिन हड्डियां क्यों हैं खोटी, विस्तार से हो रही है चर्चा खास मेहमानों के साथ। चलते हैं अब डॉक्टर आशीष सिंगल साहब के पास और उनसे समझते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट वे टू इंश्योर बोन हेल्थ। क्या ये रियलिटी है या मिथ सर? ये अगेन एक मिथ है। यस, इट इज वन ऑफ द वे टू हेल्प इन ट्रीटिंग ऑस्टियोपोरोसिस, बट साथ में विटामिन डी का लेना बहुत अति आवश्यक है। जिस वजहों से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जैसा डॉक्टर मित्तल ने बताया, उनको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। साथ में लोड बेयरिंग एक्टिविटीज, साइकिलिंग, स्विमिंग या वॉकिंग, रनिंग, वो भी करिए, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर करना पड़ेगा। जैसे कई लोग आजकल के युवाओं में एनोरेक्सिया नर्वोसा करके एक चीज होती है कि लोग खाते ही नहीं है वेट लॉस करने के लिए, उन चीजों को करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। आप सिर्फ कैल्शियम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। कई लोग स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, कई लोग अनावश्यक वजह से भी करते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता है कि कोई लोगों ने ओवर द काउंटर कई मेडिसिन होती हैं जो ले लेते हैं। तो ऐसे सब चीजों को भी हमें साथ में करेक्ट करना पड़ेगा। तो एक ओवरऑल अप्रोच है, सिर्फ कैल्शियम लेके हम माने मेरा इसी से डॉक्टर सिंगल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इसी से मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि चूंकि ये मिथ है, ये धारणा है कि साहब कैल्शियम इंटेक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें कई लोग अपने से डेली कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं कि साहब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो भी लाइफस्टाइल आपकी है, साथ में कैल्शियम की दवाई रोज खाते रहो, है ना। तो वो अगर एक्सेस हो गई शरीर में कैल्शियम की, तो उसके क्या कुछ खतरे हो सकते हैं सर? और ओवर द काउंटर का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, उसके खतरे भी बता दें सर। तो डेफिनेटली हर चीज की अति खराब है। अगर आप कैल्शियम बहुत ज्यादा ले रहे हैं और उस उपयुक्त वे में आप पानी नहीं ले रहे हैं, तो कई लोगों को रीनल स्टोन्स वगैरह या अदर चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट जो अगर आप रेगुलर पानी पी रहे हैं और डॉक्टर के अनुसार आप दवाई ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। डॉक्टर हमेशा आपको एडिक्वेट डोजेस देगा, कितने समय तक ले, एब्सोल्युटली, यानी कि वही लेगा। एंड तो वो एक यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस कि चाहे हड्डी है, हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई दूसरी भी प्रॉब्लम, हम बार बार क्यों कहते हैं कि कोई भी लाइफस्टाइल चेंज अगर आपको करना है या किसी दवा पर या किसी सप्लीमेंट पर आना है, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। वो आपके चेकअप करके आपके बॉडी के हिसाब से आपके लिए क्या कुछ बेटर हो सकता है वो तय करेंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कोई गूगल ज्ञान, या आजकल तो AI वाले लोग हो गए हैं, ये AI आपको नहीं बताएगा कि आपकी बॉडी की संरचना क्या है। इसके लिए डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कृपया उनसे पहले कंसल्ट करें। डॉक्टर शिखा शर्मा, मैं आपके पास आऊँगा। और हाउस होल्ड्स में एक और मिथ है या रियलिटी, अब आप बताएं कि भाई हम तो अपने बच्चों को सुबह शाम दूध दे रहे हैं, अब तो हमारे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, तो सिर्फ दूध से काम हो जाएगा मैम? जी, ये भी एक मिथ ही है और उसके दो कारण हैं। पहली बात तो दूध में
सारे विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते हैं, और बोन फॉर्मेशन के लिए सिर्फ कैल्शियम लेना पर्याप्त नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिनर्जिस्टिक एक्शन। यानी जब बोन बनती है तो बोन में एक तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि उसका ढांचा बनता है, उसका जो मैट्रिक्स बनता है, फिर उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, और उसके अंदर इनफैक्ट फैटी एसिड्स भी होते हैं जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू, जैसे जब बोन बनता है तो ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू बनता है। यानी ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो जैसे आप घर बनाते हैं तो वैसे ही वो बोन स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसके लिए एक तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, अमाइनो एसिड की होगी, और दूसरा इवन एसेंशियल फैटी एसिड्स जो आपको जैसे मैंने कहा नट्स एंड ऑयल सीड से मिलते हैं, एंड दे वर्क थ्रू द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कि जब हम बच्चों को इस तरह से इंस्टेंट नूडल्स खिलाते हैं या पैकेज बिस्किट खिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं, या ऐसी ऐसी टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, उसका अगर आप रैपर पलट के देखें तो उसमें कितने सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स पड़े हैं। ये सारे केमिकल्स आपके बच्चे के शरीर में जा रहे हैं, और ये जो बहुत ही फाइन आपके हार्मोनल बैलेंस होता है बच्चे में, जिसमें कि बोन बन रही है, ब्रेन सेल बन रहे हैं और बहुत कुछ निर्माण हो रहा है, उसको वो जाके डिसरप्ट करते हैं। यानी कि जो एक ये जो बच्चे के शरीर की जो फॉर्मेशन में जितने भी हार्मोन्स का इस्तेमाल है, वो सारे हार्मोन्स के अंदर अगर केमिकल चले जाए, जो कि ये आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स और केमिकल्स और ये सब के थ्रू आती है, उससे भी डिसरप्ट होता है पूरा तरीका। तो क्या नहीं खाना है ये भी उतना ही आवश्यक है, अलॉन्ग विथ क्या खाना है। Absolutely. तो ये साथ साथ लेके हमें चलना है। बिल्कुल। और तो सिर्फ ये कैल्शियम अलग से खा लिया, हाँ। उससे फायदा उतना नहीं है जितना आप एक होलिस्टिक चीज खा रहे हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो है आपकी होनी चाहिए, उसमें हर चीज़ समाहित हो, सिर्फ एक चीज़ पर आप फोकस ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर मित्तल, संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा कि भाई हमें तो कोई दर्द होता नहीं है, हम जब चलते हैं उठते बैठते हैं तो हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चटक नहीं, कोई तो हमारी हड्डियां तो मजबूत होंगी ही, हमें टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, और हमें भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। क्या ये वाकई में सही है सर, या ये भी एक मिथ है? बहुत बड़ा मिथ है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंट डिजीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जीवन में एक फिक्स डिपॉजिट है जो 20 साल तक बढ़ेगा, 30 साल तक उतना रहेगा, उसके बाद खर्च होता जाएगा और उसी से ही आपको अपना जीवन चलाना है, तो इसी तरह से बोन स्ट्रेंथ है विच फॉर्म्स बाय द एज ऑफ 20-22 ईयर्स, देन स्टेबलाइज बाय द 30 ईयर्स। जितना आपने बना लिया। मेरी उम्र में या किसी बड़ी उम्र में आप सोचें कि मैं दवा खा के उसको ठीक कर लूँ, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सो पहली बात तो ये है कि जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं शायद लिटिल लेट, और जिन लोगों को सुनना चाहिए वो सुन नहीं रहे हैं, दैट इज़ अवर यूथ। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ साइलेंट डिजीज़। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को तब पता चलता है जब फ्रैक्चर होता है, जो आमतौर पे कूल्हे का, कमर का या रिस्टबोन का होता है, या उन लोगों को अक्सर बोन पेन्स, एक्स, थकान, उनको लगता है उनकी हाइट कम होने लग गई है, उनको लगता है उठते बैठते अब सारा टाइम दर्द है, उनका मसल्स का काम का स्टेमिना अब धीरे धीरे कम होने लगता है। बट ये वही लोग इस चीज़ को जल्दी देखते हैं जो लोग थोड़े जागरूक होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम जब फ्रैक्चर होता है, तब लोगों को पता चलता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। Absolutely. इसीलिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट डिजीज। एब्सोल्युटली सर। तो ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, कि ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑफन एसिम्प्टोमेटिक अंटिल अ फ्रैक्चर अकर्स। तो जब हड्डी टूटेगी तभी जाके आपको पता चलेगा, उससे पहले आप इस गुमान में ना रहें कि हड्डियां मजबूत हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए रेगुलर चेकअप्स होने ज़रूरी हैं, और लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें, लाइफस्टाइल दुरुस्त रखें, और एक बैलेंस्ड, एक वेल बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें हमने हड्डियों से जुड़ी हुई की, जो बहुत सारे मिथ्स थे उनको ब्रेक किया, और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे आज के मेहमानों का। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर विवेक मित्तल सर, वक्त निकाला आपने, महत्वपूर्ण समय दिया हमें, थैंक यू सर। डॉक्टर आशीष सिंगल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।